राधाकिशन दमानी एक ऐसे ट्रेडर जिन्होंने हर्षद मेहता के टाइम पे जब इक्विटी मार्केट नीचे को आना स्टार्ट हुआ तो एक ट्रेडर बनके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया मार्केट्स में शॉर्ट करके। इसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट किया एक ट्रेडर से एक वैल्यू इन्वेस्टर में, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इन्वेस्टिंग में पैसा बनाना ज़्यादा आसान भी है और लंबे टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया जा सकता है। तो राधाकिशन दमानी उस टाइम पे एक ट्रेडर से एक वैल्यू इन्वेस्टर बने और एक नॉर्मल वैल्यू इन्वेस्टर नहीं, बहुत ही सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर बने। उन्होंने बहुत सी ऐसी कंपनीज चूज की जिसमें उनको 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला। इसके बाद एक वैल्यू इन्वेस्टर बनने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक एंटरप्रेन्योर बने, क्यों ना वो एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करें जो कंपनी वैल्यू क्रिएट सिर्फ उनके लिए ना करे बल्कि जो लोग इसमें इन्वेस्ट करें उनके लिए भी वो कंपनी वैल्यू क्रिएट करे। तो उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी मार्ट भी बोलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डी मार्ट के बारे में। आज हम करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस। एक ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ 104 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इसके अलावा उसका प्राइस बैंड था 299, लेकिन जब ये कंपनी लिस्ट हुई मार्केट में तो ये लिस्ट हुई 600 से भी ज़्यादा रुपए पे। मतलब कि पहले दिन ही लिस्ट होते ही इस कंपनी ने जिनको इसका आईपीओ मिला उनको 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मेनली हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डी मार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे यूनिक है जब हम इसको दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं। सेकेंडली हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को बताऊंगा कि जब भी हम किसी एफएमसीजी सेक्टर में या रिटेल सेक्टर में किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो फाइनेंशियली हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना चाहिए, और उसमें हम इस कंपनी के बारे में तो पता करेंगे ही करेंगे, साथ में इसके पैरामीटर्स को हम इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर भी करेंगे। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर डी मार्ट के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये बहुत से मामलों में अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो वो है इनके फाउंडर मिस्टर राधाकिशन दमानी। क्योंकि फाउंडर इनके बाकियों से अलग ऐसे हैं कि इनका फाउंडर पहले एक वैल्यू इन्वेस्टर हुआ करते थे, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि वैल्यू कहाँ से क्रिएट की जाती है और कहाँ से वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इन्होंने अपने इन्वेस्टिंग के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से यूज़ किया अपने एंटरप्रेन्योरशिप में। और हाँ, ये हमेशा से कहा जाता है कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बहुत जल्दी बन सकते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर आपको हमेशा एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। शायद ऐसा ही राधाकिशन दमानी के साथ हुआ। उन्होंने एक ऐसी कंपनी को क्रिएट किया जो 2000 के बाद में स्टार्ट हुई और 2019 में उसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का बन गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिस्टर राधाकिशन दमानी ने अपने बिजनेस को बाकियों से अलग कैसे बनाया, कैसे डी मार्ट अपने सामान को एंड कस्टमर को 6 या 7% सस्ता बेच पाता है बल्कि दूसरी कंपनीज नहीं बेच पाती। तो दोस्तों मिस्टर राधाकिशन दमानी ने देखा कि इस इंडस्ट्री में जो वेंडर्स होते हैं, जो रिटेल आउटलेट्स को सामान सप्लाई करते हैं, और रिटेल आउटलेट उनको जो पैसा पे करता है वो 12 से 24 दिन के बीच में पे करता है। तो डी मार्ट ने यहाँ पे अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि वेंडर्स को हम अपना पैसा 10 से 11 दिन में पे कर देंगे, जिससे वेंडर उनको थोड़ा डिस्काउंट देंगे, और जो वेंडर उनको सामान पे डिस्काउंट देते थे डी मार्ट वही डिस्काउंट आगे एंड कस्टमर्स को पास करता था, जिसके चलते डी मार्ट सेम सामान को 6 से 7% सस्ता बेच पाता था एंड कस्टमर्स को, जबकि बाकी कंपनीज जो इस इंडस्ट्रीज में हैं वो सेम सामान को 6 से 7% सस्ता नहीं बेच पाती थी। तीसरा डिफरेंशिएशन जो डी मार्ट ने अपने बिजनेस में किया वो ये था कि डी मार्ट जहां भी अपना स्टोर खोलता था वहां पे वो अपनी लैंड पहले बाय करता था और उसके ऊपर अपना स्टोर खोलता था। जिसका फायदा डी मार्ट को मिलता था वो ये था कि डी मार्ट को रेंटल पैसा नहीं पे करना पड़ता था, बल्कि इस इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज थी वो ज़्यादातर स्टोर्स अपने रेंटल लैंड पे खोलती थी, जिसकी वजह से उनका एक्सपेंस का बहुत बड़ा हिस्सा रेंटल फीस में चला जाता था। तो यहाँ पे भी डी मार्ट बहुत ज़्यादा पैसा बचा पाता था, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता था। उनका कॉस्ट कम होने की वजह से वो सेम सामान एंड कस्टमर्स को सस्ते में बेच पाता था, और यही डिफरेंशिएशन बहुत से कस्टमर्स को डी मार्ट की तरफ अट्रैक्ट करके ले आती थी और बाकी कॉम्पिटिटर्स उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे जहाँ पे डी मार्ट आगे बढ़ जाता था। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डी मार्ट बहुत ज़्यादा पैसा बचा पाता है रेंटल फीस पे, क्योंकि इनकी अपनी लैंड होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज कितना % अपने एक्सपेंस का रेंटल फीस के रूप में पे करती हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो सेम सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं और ये कितने % अपने एक्सपेंस का हिस्सा रेंटल फीस के रूप में पे करती हैं।
अगर मैं फ्यूचर रिटेल की बात करूं तो अपने एक्सपेंस में से 8.2% ये रेंटल फीस के रूप में पे करते हैं। वहीं पे वी मार्ट 5.2%, हाइपर सिटी 5%, स्पेंसर्स 4.5% एंड रिलायंस रिटेल 3.4%। तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि डी मार्ट कितना ज़्यादा अपने एक्सपेंस का हिस्सा जो रेंटल में उनको पे करना पड़ता वहाँ पे ये बचा लेता है। तो दोस्तों चौथा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो डी मार्ट इस इंडस्ट्री में लेके आया वो ये था कि ये अपने स्टोर को खाली जगह पे नहीं खोलता था, ये अपने स्टोर्स को डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में खोलता था ताकि इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिल पाएं, और ये वहाँ पे ध्यान देता था कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में बहुत ज़्यादा लोग मिडिल इनकम से होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटली एनालाइज करके देखते हैं कि डी मार्ट अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फाइनेंशियल पैरामीटर जो हमें एफएमसीजी या रिटेल सेक्टर में देखना चाहिए वो होता है ऑपरेटिंग मार्जिन का। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि अगर कंपनी ने 100 रुपीज़ का सेल किया और उसमें से 80 रुपीज़ का खर्चा निकला तो उनका ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ 20 रुपीज़ का, जिसको परसेंटेज में हम 20% भी बोल सकते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि डी मार्ट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है और इसको अगर हम इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो ये कैसा परफॉर्म करता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के केस में डी मार्ट ने हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म किया है। जैसे कि अगर मैं 2019 की बात करूं तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 8%, जो कि 2018 में था 9% और 2017 में था 8%। वहीं पे फ्यूचर रिटेल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था सिर्फ 5.24% इन 2019, और डी मार्ट ने सिर्फ 2019 में ही इनको आउट परफॉर्म नहीं किया बल्कि 2018 और 17 दोनों ईयर्स में भी इनको आउट परफॉर्म किया। वहीं पे अगर हम स्पेंसर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो सिर्फ 1.90% और 0.89% है। तो जिससे हमें देखने को मिलता है कि डी मार्ट ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के केस में अपनी इंडस्ट्री में सभी कॉम्पिटिटर्स को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में सेकंड पैरामीटर की, जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर। तो दोस्तों ये रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी एफएमसीजी या रिटेल सेक्टर की किसी भी कंपनी की बात करते हो। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब क्या होता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें बताती है कि कंपनी की इन्वेंट्री कितनी जल्दी कंपनी बेच पाती है। मतलब कि अगर किसी कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 10 की है तो कंपनी एक साल में 10 बार अपनी इन्वेंट्री को रोटेट करती है। तो एक बार पूरी इन्वेंट्री बेच के वापस उसकी इन्वेंट्री रिफिल करके ऐसा वो 10 बार एक साल में करती है। चलिए हम देखते हैं कि डी मार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना है और जब हम इसको इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये कैसा परफॉर्म करता है। कि डी मार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमेशा 14.5 के अराउंड रहा है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो था 14.6, 2018 में था 14.4 और 2017 में था 14.9। वहीं पे अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर फ्यूचर रिटेल की बात करूं तो वो निकल के आता है 3.98, 2018 में था 4.18 और 2017 में था 4.57। तो आप देख सकते हो कि इनके कॉम्पिटिटर में और इनके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो जिससे हमें ये समझ में आता है कि डी मार्ट अपनी इन्वेंट्री को बहुत जल्दी बेच देता है, जिसकी वजह से इनको इन्वेंट्री बहुत टाइम तक संभाल के नहीं रखनी पड़ती। तो एक साल में ये 14 बार अपनी इन्वेंट्री को रोटेट करता है। वहीं इनके कॉम्पिटिटर जैसे कि फ्यूचर रिटेल वो सिर्फ एक साल में अपनी इन्वेंट्री को सिर्फ 4 बार रोटेट कर पाता है। तो इस रेशो से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कितने दिन में पूरे तरीके से बेच देती है। तो अगर यहाँ पे मैं डी मार्ट की बात करूँ तो वो 25 दिन में अपनी इन्वेंट्री को पूरे तरीके से बेच देती है, और ये नंबर इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है जब हम इसको दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करें। तो दोस्तों बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि डी मार्ट इंडिया का आने वाला वॉलमार्ट है। ये आने वाले टाइम में जैसे कि वॉलमार्ट अपने आप को यूएस में एक्सपेंड किया वैसे डी मार्ट इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड करेगा। तो अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मैं डी मार्ट की फाइनेंशियल रेशोज को या फाइनेंशियल एनालिसिस को वॉलमार्ट के साथ कंपेयर करूं तो डी मार्ट कहाँ पे स्टैंड करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अगर मैं बात करूं एसेट टर्नओवर रेशो की तो ये हमें बताती है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज करती है। तो अगर मैं डी मार्ट के एसेट टर्नओवर रेशो की बात करूं तो वो है 3.9%, वहीं पे वॉलमार्ट का है 2.4%। तो इस पैरामीटर पे भी डी मार्ट वॉलमार्ट को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करता है। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री टर्नओवर की, जिसके बारे में हमने अभी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो इस पैरामीटर में भी डी मार्ट वॉलमार्ट से बहुत आगे है। तो एट द एंड हम बात करते हैं डेट इक्विटी रेशो की, कि डेट कितना है किसी इस कंपनी के पास। तो डेट इक्विटी रेशो के कंपैरिजन में डी मार्ट और वॉलमार्ट ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो दोस्तों ये था इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में और बात करेंगे थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस कंपनी के बारे में।
तो दोस्तों अगर मैं डी मार्ट के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि डी मार्ट का 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू उनका सिर्फ महाराष्ट्र से आता है। तो ये बताता है कि अभी ये कितना कंसंट्रेटेड है एक एरिया में अपने ऑपरेशंस को लेके। तो अगर ये आने वाले टाइम अपने आप को एक्सपेंड करते हैं इंडिया के बाकी स्टेट्स में, क्योंकि अभी तक सिर्फ 11 स्टेट्स में एक्टिव हैं, तो अभी भी बहुत स्टेट्स बचे हैं जहाँ पे अभी अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर ये अपने आप को अच्छे से एक्सपेंड करेंगे, अपने ऑपरेशंस को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो आने वाले टाइम इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। अगर हम डी मार्ट में प्रमोटर होल्डिंग की बात करें जो कि राधाकिशन दमानी की है, वो 80% के आसपास की है। तो दोस्तों ये इंडिया में प्रमोटर होल्डिंग किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी भी कंपनीज के साथ कंपेयर करें, ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग कंपनी है। और इसके अलावा रिसेंटली राधाकिशन दमानी ने इस कंपनी का 1% से थोड़ा सा ज़्यादा का स्टेक बेचा था और इस टाइम पे स्टॉक बहुत नीचे चला गया था। और आने वाले टाइम में राधाकिशन दमानी के ऊपर प्रेशर है कि उनको सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से अपनी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि राधाकिशन दमानी अपनी होल्डिंग कैसे कम करते हैं, और अगर वो अपनी होल्डिंग कम करते हैं तो इन्वेस्टर उस डिसीजन पे कैसे रिएक्ट करेंगे। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों ये है कि इस कंपनी का पी रेशियो 112 के आसपास का है, तो जो इसको इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी बना देता है। तो लेकिन हमें सिर्फ पी देख के ये डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि ये कंपनी बहुत महंगी है। वो आपको अपनी रिसर्च करके अपना पूरा एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि कंपनी कितना वैल्यूड है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पी रेशो 112 के साथ ये कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या अभी भी अंडर वैल्यूड है और आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्म कर सकती है? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताएं और थोड़ा सा रीज़न भी दें ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ में आए कि आपके डिसीजन के पीछे क्या रैशनल है। तो दोस्तों ये जो वीडियो हमने बनाया था प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था। हम किसी भी कंपनी के बारे में बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देते। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपका पैसा है, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि डी मार्ट के लिए आपका क्या व्यू है, कि आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या कंपनी को होल्ड करना चाहिए।